नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया, हम सब जानते हैं। और अपने संबोधन में उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर दिया। पहला ये कि लॉकडाउन का चौथा फेज भी आएगा। दूसरा कि लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत है, यानी स्वदेशी अपनाइए। और तीसरा ये कि देश की अर्थव्यवस्था और गरीब जनता की मजबूती के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान। 20 लाख करोड़ के साथ उन्होंने साल 2020 को जोड़ा और तुकबंदी भी की, यानी साल 2020 में 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज। खैर, इसके साथ साथ मोदी जी ने यह भी कहा कि ये रुपए किस तरह से किस किस मद में दिए जाएंगे, इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द घोषणा करेंगी। उसी अनुसार आज शाम 4 बजे निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई और लगभग 1.5 घंटे का एक मिनी बजट पेश कर दिया। मिनी बजट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश का कुल बजट जो है वो 30 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि आज बात 20 लाख करोड़ की हो रही थी। और दूसरा ये कि आम बजट लगभग 3 घंटे के भाषण के साथ खत्म हुआ था और आज लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने फंड अलॉटमेंट के नियम और शर्तों को जनता के सामने रखा। तो आज इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। तो अमलेंदु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, इस पूरे राहत पैकेज को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक अच्छा राहत पैकेज कहेंगे इसे? नहीं, मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो जुमले प्रधानमंत्री जी से ज्यादा अच्छे जो हैं वो फेंकने लगी हैं। और ये राहत पैकेज है कि ये लोन ऑफर है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो वित्त मंत्री ने जितनी भी बातें कही अपनी जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितने की घोषणाएं नहीं थी उससे ज्यादा समय जो उन्होंने देश का बर्बाद किया इन घोषणाओं को करने में। तो उसमें कुल मिलाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री के जो पिछले 6 साल का कार्यकाल था उसके ऊपर एकदम से पानी फेर दिया। और जो प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही हैं उनकी धज्जियां जो थी वो निर्मला सीतारमण ने उड़ा करके फेंक दी इस पूरी अपने घोषणा के दौरान। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे, सिर्फ देसी कंपनी को ही मिलेंगे टेंडर। तो बता दिया उन्होंने कि जो मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री देते रहे थे पिछले 6 साल से, वो जो था वो किस तरीके से मेक इन इंडिया था, वो फेक इन इंडिया था। ये निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया एकदम से, मतलब पोल खोल दी मोदी जी के सारे कार्यक्रमों की। लिक्विडिटी की बात चल रही थी। अब प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी लागू की थी तब कहा था कि नहीं नहीं सब प्लास्टिक मनी होना चाहिए और जो सब ऑनलाइन होना चाहिए। अब जो है प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं लिक्विडिटी पे और निर्मला सीतारमण भी जोर दे रही है लिक्विडिटी पे। तो ये क्या था? तो मतलब कह दिया कि एक तरीके से निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि जो नोटबंदी थी वो जो थी वो डिजास्टर साबित हुई इस देश के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जो मिलकर आपस में पहले बातचीत कर लेनी चाहिए कि इसको कहना क्या है। ये बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो है आप मतलब लोन दे रहे हैं कि आप राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। राहत इसमें क्या है भाई? आप लोन की घोषणा कर रहे हैं और लोन भी क्या? आप देखिए, आप मतलब 3 लाख करोड़ का जो आप मतलब बताया उन्होंने कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए दिया जाएगा। और साथ में ये भी बता दिया कि इससे 45 लाख छोटे जो उद्योग हैं उनको जो है उससे फायदा मिलेगा। अब अगर इस 3 लाख करोड़ को 45 लाख में आप बराबर बांट दीजिए तो एक उद्योग के पल्ले जो पड़ता है वो 6 करोड़ 66 लाख के आसपास पड़ता है, और वो भी लोन की शक्ल में पड़ता है। तो राहत इसमें कहाँ है? दूसरी बात यह है कि इस देश की 85% जनसंख्या जो है वो देहात में गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। और अब जब ये पलायन हुआ है मोदी जी की कृपा से, तो अब उस कृषि के ऊपर जो है भार और ज्यादा पड़ गया। तो उस कृषि के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस सरकार ने क्या दिया वो इस 20 लाख करोड़ के और 3 लाख करोड़ में कहीं ना निर्मला सीतारमण जी ने बताया, ना प्रधानमंत्री ने कुछ बताया, ना एक भी शब्द प्रधानमंत्री ने इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अपने कल के संबोधन में कहा, ना वित्त मंत्री ने आज के अपने संबोधन में कहा। तो मैं ये समझ नहीं सकता हूं कि बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हुए किस तरीके से जो है आत्मनिर्भर जो है ये बन जाएगा देश। जी जी। तो ये बड़ी चीजें जो है मतलब इस झोल झोल ही झोल जो है इसमें है। दूसरी बात कि आज वो अपना ट्रांसलेटर लेके एक साथ बैठी थी वित्त मंत्री जी। अक्सर वो अपना ट्रांसलेटर ही साथ लेके बैठती हैं। अब जो मतलब ये अजीब सरकार है कि यहाँ कैबिनेट मंत्री जो है प्रेस नोट पढ़ता है और उस प्रेस नोट का तर्जुमा हिंदी तर्जुमा जो है वो राज्य मंत्री को पढ़ता जाता है। हाँ,
तो इसके लिए वही पीआईबी काफी है, पीआईबी के अफसर बहुत देर वो जारी कर देंगे, फिर उसमें आप काहे को देश का अपना जो है कीमती समय बर्बाद करवा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु जी जरा आइए जरा इस राहत पैकेज के फंड अलॉटमेंट को समझते हैं कि आज वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए, जो आप भी कह रहे हैं कि एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, जैसे 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के लोन, ये जो बिना गारंटी के लोन का है मामला, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। और संकट में फंसे हुए एमएसएमई के लिए, एमएसएमई का मतलब लघु एवं मध्यम जो कारोबार है उसकी बात चल रही है, उद्योग जो है उसके लिए, और ऐसे संकट में फंसे हुए एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स के माध्यम से सहयोग होगा। इसके अलावा 15,000 रुपए से कम वेतन वालों को अगस्त तक ईपीएफ यानी कि उनका जो पीएफ है वो केंद्र सरकार की ओर से जमा किया जाएगा। और एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी इसमें शामिल है। तो अमलेंदु जी, हजारों करोड़ रुपए की ऐसी घोषणाओं को सुनकर लगता है कि राहत पैकेज न हुआ जादू की छड़ी हो गई कि जिसे घुमाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है अमलेंदु जी कि 20 लाख करोड़ की रकम सरकार के पास आखिर किन मदों से आ रही है? क्योंकि राजकोषीय घाटा तो बढ़ रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। आम बजट में इसका लक्ष्य 7,80,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सरकार के खाते में 1,40,000 करोड़ रुपए आएंगे। कुछ रकम कर्मचारियों के भत्तों में कटौती और सांसद निधि में कटौती से पैसे आएंगी, रकम आएगी। और उसके अलावा पीएम केयर्स से अगर इसमें कुछ राशि डाली जा रही है तो उसका खुलासा भी होना चाहिए, क्योंकि पीएम केयर्स को लेकर के मोदी जी बिल्कुल चुप हैं, कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे दे दो यही कहते हैं। तो क्या सरकार राहत की पूरी रकम आसानी से जुटा लेगी? अगर उसके पास इस पहले से इसका इंतजाम था तो राहत पैकेज के ऐलान में इतनी देरी क्यों की गई? ये एक बड़ा सवाल है। ये मैं चाहता हूं इस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ था, आप एक महीने बाद फिर 20 लाख करोड़ रुपए का, अभी तो ये 20 लाख करोड़ रुपए के अंदर का जो गणित है उसको अभी हम लोग भी समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर चलिए मान लिया आप कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज हम लेकर के आए हैं, जिससे जनता के लिए हम एक अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं और वारे न्यारे हो जाएंगे, देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। लेकिन क्या लगता है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए के लिए अगर आपके पास ये सारा इंतजाम पहले से था तो राहत पैकेज उसकी घोषणा पहले क्यों नहीं कर दी आपने? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ा के 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो पहले तो जो है सरकार ये बताए कि बाजार में इनको जो है वो कर्ज दे कौन रहा है। इस सरकार को बाजार में जो है कर्ज देने वाले कौन लोग हैं ये भी तो मालूम पड़े कि ये कर्ज आएगा कहां से सरकार के पास में। असल में जो बजट में घोषणा की गई थी उन बजट की घोषणाओं को ही हेर फेर करके जो फिर से घोषित कर दिया गया। यानी फरवरी में आपने बजट पेश कर दिया, उस फरवरी के बजट को आपने जो है अब वो राहत पैकेज का नाम देकर के फिर से आपने उसको पेश कर दिया, मई में ले आए, फिर से आप मई में ले आए। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, फरवरी 8, 2017 ये वो दिन है जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारवाक के श्लोक को पढ़ा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घ्रम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो मौज करो, कर्ज लेकर घी भी पियो, मरने के बाद क्या है। और मोदी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा था, कुछ लोगों ने चारवाक के वाक्य को जीवन का आधार मान लिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 8 फरवरी 2017 को कहा था, वो प्रधानमंत्री जी अब उसे साबित करने जा रहे हैं कि मतलब कर्ज लो और घी पियो। तो ये कर्ज कहां से आ रहा है, इस पे भी सवाल उठते हैं। अगर सरकार के पास पैसे थे तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरकार ने 2 बार रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से पैसे क्यों निकाले। जी, ये एक आपराधिक कृत्य हो गया कि रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड है, जो संकट के समय देश के काम आता है, उससे सरकार ने पहले पैसे किस लिए निकाले। इस बात का जवाब तो आखिर सरकार को देना होगा ना। सरकार जो है वो जनता से ऊपर नहीं है और संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जनता के प्रति जवाबदेह है सरकार। इस देश ने जो है राजा नहीं चुना, सरकार चुनी है। हमने अपना प्रतिनिधि चुना, तो हम अपने प्रतिनिधि से सवाल करेंगे, सरकार को ये जवाब देने होंगे। और देखिए, आज जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद भी ये सवाल उठे थे कि जितने नोट छापे हैं उसका सरकार कोई हिसाब किताब नहीं दे रही, कितने नोट छापे गए हैं। क्या जो सरकार का कोष है, सरकार की जो लिमिट है, क्या उससे ज्यादा नोट छपे हैं? ये उस समय भी आरोप जो थे लगते रहे थे, और वो आज तक जो मालूम नहीं पड़ा है कि नोट कितने छपे और कहाँ छपे।
तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो क्या वो आवश्यकता से अधिक नोट छापेगी? जी। अगर ऐसा होता है, जिसकी जिसकी आशंकाएं हैं, अगर ऐसा होता है तो ये रुपए का जबरदस्त तरीके से अवमूल्यन होगा। तो वैसे एक नई जो है आर्थिक संकट देश के सामने खड़ा हो जाएगा। अब जहां तक जो है इसमें लोन की जो बात की गई है कि छोटे उनको दिया जाएगा, तो जो एमएसएमई के लिए लोन दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री की एक बड़ी, जिसकी अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण दोनों जो थे बड़ी तारीफ कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो है वो बहुत अच्छे काम किए पिछले 6 सालों में। तो जो मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री की लागू की गई थी, उसको रघुराम राजन जो थे, जब आरबीआई के गवर्नर थे 2018 की शायद बात है, तो उन्होंने जो था कहा था कि इसमें जो है लोन डूब रहे हैं, किन लोगों को कर्ज बांटे जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। जी। इससे एनपीए बढ़ेगा, राजकोष पे खतरा बढ़ेगा। उसके बाद उर्जित पटेल जब आए तो उन्होंने भी था इस पर सवाल उठाए, उन्होंने भी कहा राजकोषीय दबाव बढ़ने का खतरा जो है, एनपीए बढ़ने का खतरा है और राजकोष पे दबाव बढ़ने का खतरा है। इसके बाद जो मौजूदा आरबीआई गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने भी इसकी मुद्रा की समीक्षा की बैंकर्स के साथ मिलकर के, तो उन्होंने भी कहा कि जो है ये बढ़ रहा है। और जो मार्च 2019 तक का जो आंकड़े आए थे, तो 17,250 करोड़ रुपए का जो था वो एनपीए इस मुद्रा योजना में हो चुका था। तो ये लोन किन लोगों को बांटे गए थे, ये सवाल भी जो है देश के सामने है। और सवाल ये है कि अब जो आप लोन की घोषणा कर रहे हैं, वो किन लोगों को बांटे जाएंगे, वो किन को जो है रोजगार देंगे। जिन लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, उनके रोजगार के लिए जो इस सरकार ने इस प्रोत्साहन बजट जो आप कह रहे हैं, इसमें आपने क्या जो थी वो आवंटन किया, ये कुछ नहीं बताया गया है। रोजगार पे किस तरीके से खर्च होगा, प्रधानमंत्री ने कहा, ना वित्त मंत्री ने आज के पैकेज में कोई घोषणा की। तो अब ये देखने वाली चीज होगी, आप बिना रोजगार को बढ़ाए हुए, बिना रोजगार के साधन पैदा किए हुए, आप जहां तक जो है सप्लाई और डिमांड की चेन की बात कर रहे हैं कि उत्पादन होगा, ठीक है उत्पादन होगा, तो उत्पादन किस चीज का होगा भाई? आपके पास जो इंडस्ट्री, उन्हीं उत्पादन होगा ना। तो उनमें उत्पादन आपने हतोत्साहित किया। और आप देखिए इस लॉकडाउन का जो एक सबसे बड़ा फायदा जो था, वो बड़े पूंजी घरानों को दिया गया। क्या दिया गया कि जब सरकार ने घोषणा की कि लॉकडाउन के अंदर जो है ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी तो हो सकती है, लेकिन छोटे व्यापारी की दुकान जो वो नहीं खुलेगी, ये लॉकडाउन में किया गया। तो बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी किनकी हुई? अमेजन की हुई, फ्लिपकार्ट की हुई, और इसी बीच फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट कर दिया और उनका भी जो है वो ऐप बन करके आ गया कि वो भी अब डिलीवरी करेंगे। तो क्या ये लॉकडाउन जो है इन बड़ी कंपनियों को जो है ऑनलाइन मार्केट के जरिए कब्जा, देश के संसाधनों पे और देश के व्यापार पे कब्जा कराने के लिए लागू किया गया है? ये सवाल जो है वो उठना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सारी चीजों के जवाब जो है वो देने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल देने पड़ेंगे। और दूसरा जो सवाल ये है कि चलिए मान लिया कि लघु और मध्यम जो एमएसएमई की बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले में, मानव श्रम शक्ति की जो ज़रूरत होती है वो तो इस वक्त अपनी शक्ति घर जाने में लगा रही है, हम साफ देख रहे हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ जो बात हम कर रहे हैं, चाहे वो अमलिंदु जी बड़े तबके के जो लोग हैं जिनके लिए सरकार, जिस पर मतलब पूरा का पूरा सरकार भरोसा कर रही है और सरकार पर वो तबका भरोसा कर रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो तबका है गरीबों का, मजदूरों का, कामगारों का, जो कि अपनी पूरी की पूरी जो क्षमता है वो घर जाने में, उनके पूरे दिमाग में अभी यही बैठा हुआ कि किसी भी तरह, किसी भी रूप में, अपने पास भी जितनी चिट्ठियाँ, जितने कमेंट्स आते हैं आप देखते ही हैं कि उसमें तमाम जो हमारे दोस्त साथी जो दर्शक हमको देखते हैं, हमसे रूबरू होते हैं, वो यही कहते हैं कि किसी भी तरह हम यहाँ फंसे हुए, हमें घर पहुँचा दो, घर पहुँचाने में मदद करो, या खाने पीने की जो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उनके पास पैसे की कमी है, ये तमाम जो उनकी परेशानियाँ उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि आखिर ये जो श्रम शक्ति है, ये जो श्रमिकों का वर्ग है जिसके बूते पे जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात मोदी जी कल कह रहे थे, वो क्या इतने आत्मनिर्भर हैं जो कि पैदल ही अपने घर जा रहे हैं? इसको भी देखना पड़ेगा कि मजदूरों की कमी के साथ साथ एमएसएमई किस तरह काम कर पाएंगे, क्या इस बारे में सरकार ने विचार किया है? हजारों करोड़ के जो बांटने की जो ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था किस तरह होगी, आप बात तो कर रहे हैं, क्या इसका कोई रोड मैप तैयार है? अक्सर ये देखा गया है कि मजदूर किसान जो हैं उनको पता ही नहीं चलता है और उनके नाम की मलाई जो है कोई और कागज़ों में खा लेता है, ये भी है।
और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि दूसरी तरफ जो राहत की मलाई जो उनको मिलनी चाहिए अमलेंदु जी, जो मतलब गरीब तबका है, मजदूर तबका है, किसान तबका है, जो गांव में रह रहा है, उनको मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुल मिलाकर के राहत पैकेज की बात आप कर रहे हैं, 20 लाख के भारी भरकम राहत पैकेज की घोषणा की है आप, बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में जो आपका है तुकबंदी का अंदाज, उसी अंदाज में आप कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोकल को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपने लोकल को क्या क्या, आप जिस गाड़ी से घूमते हैं क्या वो गाड़ी लोकल है? जिस कार में आप जाते हैं वो लोकल है? जी नहीं, बिल्कुल लोकल नहीं है। आप जो पेन रखते हैं जेब में क्या वो लोकल है? वो आप देख लीजिए। आप जो चश्मा पहनते हैं क्या वो लोकल है? मैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा हूं कि आप जो घड़ी पहन रहे हैं क्या वो लोकल है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ दूसरों के लिए, तुकबंदी के लिए आप बात अगर कर रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा साहब। आप भी लोकल अपनाइए पहले, सबसे पहले। और जनता तो है ही, जनता को तो कुछ नहीं मिलने वाला। गरीब जनता है जिसके पैर में, अभी कुछ विजुअल ऐसे भी आए अमलेंदु जी, जिनके मतलब चलते चलते उनके चप्पल जो है वो घिस गई, तो वो प्लास्टिक के बोतल को, मतलब वो जो पीने वाला पानी का जो बोतल है वो कहीं मिला, उसको पैर में लपेट करके चल रहे हैं, आप भी देखे होंगे। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके पैर में छाले पड़ रहे हैं पैदल चलने में, जिनके तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो लोकल और वोकल से क्या लेना देना उनका? आप उनकी चिंता तो करिए। तो उनकी बात यहाँ करने वाला कोई नहीं है, और ये साफ दिख रहा है। ये जो है, ये मलाई जो है 20 लाख करोड़ रुपए, मान भी लिया कि चलिए आप कहीं से इंतजाम करके इस देश को दुरुस्त करने में, यहाँ की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में आप लगाएंगे, तो लेकिन बात यह है कि ये आम जनता तक जो बिल्कुल जो जिस अंत्योदय की आप बात करते हैं वहाँ तक पहुँचे, यही हम भी कामना करते हैं कि वहाँ तक। जो राजीव गांधी कहते थे, उनको भी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि कभी कहा जाता था कि 1 रुपया जो है 15 पैसा, उसका 15 पैसा ही पहुंचता है, लेकिन हम 100% पहुंचाएं। आपको याद होगा ये बयान भी आया था मोदी जी का। लेकिन सिर्फ बोलने का मत वो कीजिए, आप कम से कम करिए और करके दिखाइए, तभी देश की जनता जो है वो आप पे और भरोसा करेगी। वरना देश की जनता का भरोसा जो है वो टूटता जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। भरोसा टूटे ना टूटे, लेकिन जनता की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, और जनता का जो एक मनोबल है वो टूट चुका है, ये साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपने, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बेल बटन है उसको ज़रूर आप उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और देखते रहिए, तब तक DV लाइव। नमस्कार।